स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं जेनेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सो एज अर्ली एज पॉसिबल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए का फुल फॉर्म हम यहां पे जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड जो हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। डीएनए की अगर बात करें सो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर्स को ले जाता है। आज जितना भी कैरेक्टर्स का मैसेज जो है वो स्टोर होता है डीएनए में ही, पर किस फॉर्म में? सो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जाके डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। सो ये बात तो तय हो गई कि न्यूक्लियोटाइड जानना जरूरी है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था? कुछ साइंटिस्टों को हम यहां पे याद करेंगे, जैसे कि जेम्स वाटसन, आपने सुना ही होगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए के मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। उसी के साथ साथ मैं कह सकता हूं रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन एंड मोराइस विल्किंस। ये दो साइंटिस्ट ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए के मॉडल को, मतलब डीएनए के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सो कह सकते हैं सबसे पहले स्टडी जो था वो रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन और मोराइस विल्किंस का था, और इन्हीं की स्टडी के बेस पे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए मॉडल रिप्रेजेंट किया। सो आज हमें यह देखना है कि डीएनए बनता कैसे है, डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सो डीएनए को बनाने से पहले हमें सबसे पहले यहां पे बनाना पड़ेगा बेटा न्यूक्लियोटाइड को। दैट मीन्स अगर हम न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख जाए सो हम आगे जाके डीएनए भी बना सकते हैं। सो आइए जरा देखें न्यूक्लियोटाइड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, इट्स नेम इज नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट को हम यूज करने वाले हैं। ये तीन कंपोनेंट है जिसको हम यहां पे यूज करेंगे, बॉन्ड्स के द्वारा उन्हें कनेक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पे आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर को स्टडी करवाता हूं। सो प्लीज यहां पे फोकस कीजिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट वन हम यहां पे टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है नाइट्रोजनस बेसिस। अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं बेटा, सो व्हाट इज अ नाइट्रोजनस बेसिस? नाइट्रोजनस बेसिस इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स। याद रखें बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स है। किस टाइप की रिंग्स? दो टाइप की रिंग्स हम यहां पे देखने वाले हैं नाइट्रोजन बेसिस में। एक है डबल रिंग स्ट्रक्चर और एक है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम यहां पे कहते हैं बेटा प्यूरिन एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को हम यहां पे कहते हैं पिरिमिडिन। सो दैट मीन्स यहां पे डबल रिंग एंड सिंगल रिंग दोनों टाइप के रिंग्स वाले नाइट्रोजनस बेसिस हमें न्यूक्लियोटाइड में देखने मिलने वाला है। चलिए ये भी जरा ध्यान में ले ले कि फिर प्यूरिन्स में कौन से बेसिस आते हैं, नाइट्रोजन बेस आते हैं। प्यूरिन्स में एडिनाइन एंड ग्वानाइन। उसी तरह पिरिमिडिन में थायमिन एंड साइटोसिन हमें देखने मिलेगा।
हम यहां पे डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को बनाते तो मैं ये कह सकता हूं कि इसी सिंगल रिंग में मैं और एक नाम यहां पे जोड़ देता जिसका नाम है यूरेसिल, जो हमें स्पेसिफिकली आरएनए में देखने मिलता है। ये नाइट्रोजन बेस हमें सिर्फ आरएनए में देखने मिलता है। चलिए, ये बात तो हमें पता चल गई कि नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हमें यह देखना है कि यही नाइट्रोजन बेसिस की जो रिंग्स हैं, डबल रिंग एंड सिंगल रिंग, ये कैसे दिखती है। सो जरा यहां पे फोकस कीजिए। ये है नाइट्रोजन की डबल रिंग स्ट्रक्चर जो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है एंड दिस वन इज नाइन्थ। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से नाइट्रोजन, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन आप देख सकते हो कि इस डबल रिंग स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजन यहां पे मौजूद है, एट द फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, नाइन्थ कार्बन एंड सेवेंथ कार्बन। कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए यूज होने वाला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको याद रखना है। आगे जाके हम बॉन्ड बनाने वाले हैं और बॉन्ड बनाते वक्त इसी नाइट्रोजन को हम यूज करेंगे। दैट मींस कि नाइट्रोजन के बेस पेयर को हम यूज करेंगे, पॉइंट्स को। चलिए यहां पे जरा फोकस करते हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि 2 नाइट्रोजन हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। सो बेटा एक बात तो तय हो गई कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के हैं, डबल रिंग, सिंगल रिंग, एंड हियर आर द स्ट्रक्चर। सो चलिए नेक्स्ट बॉड वर्क में हम यह स्टडी करते हैं कि पेंटो शुगर, सेकेंड पॉइंट, पेंटो शुगर कैसे बनाते हैं। सो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा पेंटो शुगर कैसे बनाया जाता है। पेंटो शुगर की अगर बात करें, पेंटो शुगर दैट मींस 5 कार्बन शुगर। मैं यहां पे पेंटो शुगर को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें, जिसका फॉर्मूला हम यहां पे लिख देते हैं C5H10O5। अगर इसका चेन स्ट्रक्चर बनाया जाए पेंटो शुगर का 1 2 3 4 5, देख सकते हैं यहां पे H OH H OH H OH, हियर इज एन पेंटो स्ट्रक्चर, 5 कार्बन स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम यहां पे नेम देते हैं रिबोस। ये शुगर का नेम है बेटा रिबोस। देखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम यहां पे चेन स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते, हमें इस चेन स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर जिसमें 10 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सारे बच्चे यहां पे जरा फोकस करेंगे, इस पॉइंट को जरा अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो 4th नंबर का कार्बन, 4th नंबर के कार्बन पे OH मौजूद है। इस OH को अगर मैं, दैट मीन्स O एंड H, फोकस कीजिए, ध्यान से जरा समझिएगा। अगर इस O को, OH को मैं यहां से H को अगर रिलीज कर दूं, H को रिलीज कर दूं और वो H को मैं ऑक्सीजन के साथ, वो भी कौन से कार्बन के, फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अगर जोड़ दूं, तो मैं कह सकता हूं कि हां हाइड्रोजन जो है वो अब ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। इसको हम यहां पे इस तरीके से बता सकते हैं, नजदीक बता देते हैं, लाइक दिस। यहां से हमें एक बॉन्ड यहां से हटाना पड़ेगा, ओके। ये जब हम यहां से बॉन्ड हटाते हैं कार्बन का, सो ये कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं,
देखिए आप एक बात जरा समझिए बेटा कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। अगर मैं इस कार्बन को, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड तो हम यहां पे फर्स्ट कार्बन के देख रहे हैं। फोर्थ कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और ये ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन है? फोर्थ कार्बन का। सो दैट मीन्स फोर्थ कार्बन भी ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और ये फोर्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जाके जुड़ गया है। अब इससे होता क्या है, इसी स्ट्रक्चर को, पूरे इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए यह है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें यह है फर्स्ट कार्बन, यह है सेकंड कार्बन, यह है थर्ड कार्बन, यह है फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन भी अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। अब अगर मैं यहां पे इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो जरा ध्यान से देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या क्या मौजूद है। फर्स्ट कार्बन पे H मौजूद है, तो चलिए मैं यहां पे इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इट इज एन H ओवर हियर। फर्स्ट कार्बन पे OH मौजूद है, जिसको मैंने यहां पे फिर से रिप्रेजेंट कर लिया, हो गया। अच्छा फर्स्ट कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है, तो चलिए ये फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब ये ऑक्सीजन ही है जो हम यहां पे बता रहे हैं। तो आई होप आपको सबसे पहले यह पता चल गया होगा कि हमें फर्स्ट कार्बन किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट कार्बन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें कार्बन है यहां पे, इसका H है अपर साइड, OH जो है हमने यहां पे नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया है, और ये जो O है वो ऑलरेडी यहां पे कनेक्टेड है। ओके चलिए अब हम सेकंड कार्बन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ बेटा? HCOH। तो चलिए यहां पे एक लाइन कर देते हैं, हियर इट इज एन H बॉन्ड COH। थर्ड कार्बन HCOH, यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं HCOH। फोर्थ कार्बन, चलो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ कार्बन में क्या मौजूद है? C। सो ऑलरेडी हमने यहां पे C रिप्रेजेंट किया हुआ है। फोर्थ कार्बन का C जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, यस फोर्थ कार्बन का C ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। सो बचा क्या है? सिर्फ H। सो हम यहां पे ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया H। अब बाकी है सिर्फ फिफ्थ कार्बन की। तो फिफ्थ कार्बन को बेटा हम यहां पे इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया फिफ्थ कार्बन CH2OH। सो दैट मीन्स अगर हमें ये चेन स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंटोस शुगर इस तरीके से बनाई जाती है, 5 कार्बन शुगर। एक बात बताना चाहूंगा बेटा, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स शुगर्स के स्ट्रक्चर्स 3 वैरायटीज के होते हैं। 1 मोनोसैकेराइड, सेकेंड ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड पॉलीसैकेराइड। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें अगर बात करें मोनोसैकेराइड की, सो मोनोसैकेराइड में कह सकता हूं इट इज अ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, बट स्पेसिफिकली कह सकता हूं C3 से लेके C6, मतलब 3 कार्बन से लेके 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है, वो हम मोनोसैकेराइड में कंसीडर करते हैं। बट अगर 6 कार्बन का कंपाउंड, मतलब 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स 2 to 9, 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स अगर एक से ज्यादा हो जाए, 2 से 9 के अमाउंट में हो जाए, सो हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी चेन को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं बेटा। वहीं पे मैं कह सकता हूं पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड में ही ऐसे 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर होंगे, पर कितने होंगे? सो मोर देन 10, हम कह सकते हैं मोर देन 10 जो होते हैं, फिर उसमें कितने भी जुड़ जाए, मोर देन 10 हेक्सो स्ट्रक्चर्स अगर जुड़ जाए एक दूसरे के साथ, 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए रिंग बनाने, तो हम कह सकते हैं वो पॉलीसैकेराइड।
सो हम यहां पे जरा बेटा क्या फोकस करें, जरा ध्यान से देखिए। हम यहां पे ना ओलिगोसैकेराइड पे फोकस करें ना पॉलीसैकेराइड पे, इसे ओनली फॉर जनरल नॉलेज मैंने यहां पे आपको बताया, बट हम यहां पे फोकस कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की, ऐसे कार्बन की जो C3 से C6 के बीच में आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला हम कौन सा कार्बन यूज कर रहे हैं बेटा, पेंटोस शुगर। अगर हम यहां पे पेंटोस शुगर यूज कर रहे हैं, तो पेंटोस शुगर में हम यहां पे C5 कार्बन यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 कार्बन का स्ट्रक्चर हम यहां पे यूज करने वाले हैं। अगर ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर हम यहां पे यूज कर रहे हैं, चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं ये मोनोसैकेराइड का ही एग्जांपल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले यह पता चल गया होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और उसी के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि पेंटोस शुगर का अगर हमें रिंग बनानी है, सो पेंटोस शुगर की रिंग कैसे बनाई जाए। सो अब हमारे पास आ रहा है फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं थर्ड, फॉस्फेट कैसे बनाया जाएगा। सो फॉस्फेट बनाने के लिए हम यहां पे फॉस्फेट की टोटल वैलेंसी जो होती है बेटा 5 होती है। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे POH, OH, HO एंड डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर यहां पे रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैलेंसी 5 है और 5 यहां पे बॉन्ड्स आपको दिख रहा है। सो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर, ऑल 3 कंपोनेंट्स जो हम यूज करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए। तो क्यों ना अब ये तीनों स्ट्रक्चर को ज्वाइंट किया जाए और ज्वाइंट करने के बाद न्यूक्लियोटाइड को स्टडी किया जाए। सो चलिए हम ये स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें यहां पे स्टडी करना है, स्ट्रक्चर बनाना है न्यूक्लियोटाइड का। सो अब हम ये तीनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे पेंटोस शुगर बना रहा हूं, ठीक है, यह है पेंटोस शुगर। फर्स्ट कार्बन पे हमने बात की थी H, OH, सेकेंड H, OH, थर्ड H, OH, फोर्थ HO, CH2 एंड यहां पे हम लिख देते हैं H। ओके, ये हो गया पेंटोस शुगर। इसी के साथ साथ हम यहां पे रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैं यहां पे रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं स्पेसिफिकली एडिनाइन का। चलिए पहले मैंने सोचा कि था एक सिंगल रिंग बना देता हूं, पर चलिए डबल रिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। चलिए हमने यहां पे एक स्ट्रक्चर ले लिया है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एडिनाइन। अब मुझे इस एडिनाइन को पेंटोस शुगर के साथ जोड़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तीनों को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मैं इस एडिनाइन को, इस नाइट्रोजन बेस को पेंटोस शुगर के साथ जोड़ना चाहूं, सो यहां पे हम कंसीडर करेंगे स्पेसिफिकली OH और H को, जो एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद वाटर रिलीज करेंगे। और बेटा वाटर रिलीज होने की वजह से ही यहां पे हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम कहेंगे बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Why we call it as an N-glycosidic? Because N that means nitrogen of a nitrogenous base, जो बॉन्डिंग के लिए आगे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन को ला रहा है, ठीक है। एंड शुगर जो यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। सो कह सकते हैं कि यहां पे कहीं ना कहीं वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होने के बाद N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होते हुए हमें मिलेगा। सो ये बात आप जरा ध्यान से सुनने वाली बात है, पॉइंट है बेटा, आपको समझनी चाहिए कि अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सो यहां पे ये ओनली एंड ओनली 2 कंपोनेंट्स, हम यहां पे सिर्फ 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोस शुगर।
अगर ये दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोसाइड। उसी तरीके से चलिए न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड जो मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूं आपको। बट अब बात करते हैं फॉस्फेट की। अगर मैं यहां पे फॉस्फेट को भी जोड़ दूं, POH, ओके, ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने बनाया था फॉस्फोरिक एसिड का। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस पेंटोस शुगर के साथ जोड़ूं बाय रिमूविंग ऑफ वाटर, यहां पे आप देख सकते हैं H एंड OH वाटर के फॉर्म में रिलीज होंगे। ऑफ कोर्स बीच में सिर्फ O बचेगा जो बॉन्डिंग करेगा। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे भी एक बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और इस बॉन्ड को हम नेम देंगे बेटा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। सो दैट मींस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में आप कंप्लीटली स्टडी कर सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में हमने यहां पे पेंटोस शुगर को फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन बेस के साथ जोड़ा विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन आफ्टर वी जॉइन फॉस्फोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब ये तीनों चीजें एक साथ में जुड़ जाती है तब जाके हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड। यह है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सो अब हम यह स्टडी करते हैं कि कितनी वेराइटीज ऑफ न्यूक्लियोसाइड और कितनी वेराइटीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें यहां पे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमें यहां पे स्टडी करना है, कितने वेराइटीज ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर से एक बार एक चीज को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो चीजों से बनेगा, वन शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, राइट। और वहीं न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें बेटा, सो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बनेगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, फर्स्ट वन शुगर प्लस एडिनाइन, तो हम यहां पे इसको कहेंगे एडिनोसाइन, याद रखेंगे बेटा। सेकेंड शुगर प्लस ग्वानाइन, सो हम बोलेंगे ग्वानोसाइन। क्या बोलेंगे बेटा? ग्वानोसाइन। थर्ड शुगर प्लस थाइमिन, तो हम उसको बोलेंगे बेटा थाइमिडिन। एंड शुगर प्लस साइटोसिन, सो उसको हम कहेंगे बेटा साइटिडीन। सो यहां पे ये जो मैंने यहां पे नेम रिप्रेजेंट किए हैं स्पेसिफिकली, वो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। गॉट इट? शुगर प्लस एडिनाइन, शुगर प्लस ग्वानाइन, शुगर प्लस थाइमिन, शुगर प्लस साइटोसिन, सिर्फ दो चीजों को मैंने यहां पे ऐड किया है, दो ही कंपोनेंट को ऐड किया है। वहीं अगर अब हम बात करें शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, कौन सा नाइट्रोजन बेस यहां पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे मैं ले रहा हूं एडिनाइन, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस एडिनाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड। सो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लियोटाइड का, उसे हम बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड। चलिए सेकंड शुगर प्लस हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल थाइमिन, चलिए प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो हम उसको बोलेंगे थाइमिडिलिक एसिड। थाइमिडिलिक एसिड। थर्ड शुगर प्लस ग्वानाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, सो हम उसको बोलेंगे ग्वेनिलिक एसिड। फोर्थ शुगर प्लस साइटोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो हम उसको बोलेंगे साइटिडिलिक एसिड। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमें यहां पे रिप्रेजेंट करने हैं डीएनए के,
सो इस तरीके से डीएनए के नेम्स हम यहां पे देंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसे लाइटली ना ले, प्लीज इसको स्टडी करें और मेमोराइज कर ले, बिकॉज इट दे आर दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम ये स्टडी करते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख गए, हम न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख गए हैं। सो अब हमें बताना है बेटा कि डीएनए कैसे बनता है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कैसे बनता है। अगर हमने न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाना सीख गए, सो दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारा हो जाएगा फिनिश। ओके, सो चलिए हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से डीएनए बनाते हैं, किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाते हैं। सो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर बात करें, हमें यहां पे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाना है। सो बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा हूं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पे हम डायरेक्टली अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंगल रिंग इस तरीके से बॉन्ड बताते हुए, और ये हो गया हमारा थायमिन। ठीक है, यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये फॉस्फेट है हमारा, फॉस्फेरिक एसिड, तो इसको यहां पे O, दैट इज अ कनेक्टेड, ये हो गया HO, OH, डबल बॉन्ड O। ये मैंने क्यों स्पेशली रिप्रेजेंट किया वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड थायमिडिलिक एसिड। ओके, चलिए अब सेकंड न्यूक्लियोटाइड मैं यहां पे बना रहा हूं। चलिए यहां पे हम इसको ले लेते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा डबल रिंग स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे हमें इससे कनेक्ट किया, अदरवाइज यहां से ही बॉन्डिंग होता है। ओके, यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं P, OH, HO, ये तो O से बॉन्डेड था, एंड हियर इज एन डबल बॉन्ड O। चलिए अब दो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है। ये न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्योनाइन। ठीक है, इट्स एन ग्योनिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो मैंने आपको अभी अभी नेम के साथ बताए थे। अब हमें यह देखना है बेटा कि ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट कैसे होगा, ज्वाइंट कैसे होगा, बिकॉज यहां पे भी बॉन्ड बनाना है, बिकॉज हमें पॉलीमर बनानी है, चेन बनानी है, और चेन ऐसे ही नहीं बनती। चेन बनाने के लिए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से पॉसिबल होगा? सो जरा यहां पे फोकस कीजिए, अगर ये पेंटोस शुगर है, सो पेंटोस शुगर का क्या ये थर्ड कार्बन है, और ऑब्वियस है कि थर्ड कार्बन पे यहां पे होता है H एंड OH, आपको याद होगा। सो बेटा होगा ये, अगर यहां पे H है एंड यहां पे OH है, अब हमें रिप्रेजेंट ये करना है कि यहां पे भी हमें बॉन्ड क्रिएट करना है, और बॉन्ड क्रिएट करने के लिए OH और OH यहां से हम रिलीज कराएंगे वाटर। दैट मीन्स यहां से रिलीज होगा H2O, यहां से OH गया, यहां से H गया, इस तरीके से वाटर यहां से रिलीज हो रहा है। और जैसे यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो बॉन्ड फॉर्म यहां पे हो रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ओके बेटा, इसको हम बोलेंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, जो यहां पे रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जुड़ा है तो ऑब्वियस चीज है, मैं यहां पे और एक न्यूक्लियोटाइड बना देता हूं फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये और एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, जिसको हम सिंगल रिंग में ले लेते हैं, और ये रिंग होगी साइटोसिन की, और ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से बता सकते हैं कनेक्टेड? यस, ऑब्वियस, ये बॉन्ड है, यहां पे जैसे बॉन्ड बना था वैसे यहां पे और एक न्यूक्लियोटाइड। चलिए थायमिन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया कनेक्टेड। ओके, बॉन्ड। तो देखिए यहां पे एक चेन बन रही है, एक कंप्लीटली चेन बन रही है, और ये जो चेन बन रही है उस चेन को हम क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, सो दैट मीन्स हम जो डीएनए देखते हैं, आज अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखने जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर समवॉट लाइक दिस, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए हेलिकल शेप, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो ये चेन किससे बनी हुई है? हमने यहां पे चेन को स्टडी कर लिया कि चेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से बना है, एंड इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलिए और एक चीज यहां पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
यहां पे अगर एक चेन है सो ऑब्वियस है कि सामने भी इनकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन होगी। कॉम्प्लीमेंट्री चेन मींस आपको यह बात जान लेना जरूरी है बेटा कि नाइट्रोजन बेस पेयरिंग में डीएनए में एडेनाइन के सामने हमेशा थाइमिन होता है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानाइन के सामने हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड साइटोसिन होता है। इट मींस अगर यहां पे थाइमिन है तो सामने वाले चेन में हमेशा हमें एडेनिन ही मिलेगा, और अगर यहां पे ग्वानाइन है तो सामने वाली चेन में हमें साइटोसिन ही मिलेगा। बट यहां पे एक पॉइंट, क्या हम जानते हैं डीएनए की दोनों जो रिंग होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। सो यहां पे हमें चेन को एंटी पैरेलल बनाना है, दैट मींस न्यूक्लियोटाइड को ही एंटी पैरेलल बनाना पड़ेगा बेटा। चलिए यहां पे एक मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियोटाइड देखिए, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन, थाइमिन के सामने हम यहां पे बना देते हैं एडेनिन, और ये हो गया इसका फॉस्फेट। चलिए समझ में आ रहा है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि जब आप ये एक चेन बना दो बुक में, सिर्फ आपको बुक को टर्न कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है, तो आपके लिए बुक स्ट्रेट हो जाएगी। आप वापस उसके सामने एक स्ट्रेट चेन बना लीजिए तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगी। चलिए यहां पे और एक मैं चेन बना देता हूं, साइटोसिन ग्वानाइन है सो उसके सामने ऑब्वियस है कि हम यहां पे साइटोसिन बनाएंगे, और ये हो गया हमारा फॉस्फेट। और एक अगर हम चेन ले लेते हैं, ये हो गया फॉस्फेट, साइटोसिन है सो ऑब्वियस है यहां पे हमें डबल रिंग मिलने वाली है, सो हम यहां पे डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और ये हो गया ग्वानाइन। सो क्या अब मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेन के साथ कनेक्ट कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे के सारे नाइट्रोजन जो हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड लाइक दिस, इस तरीके से सबके साथ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, कनेक्टेड है। सो यहां पे एक चेन बन रही है, वैसे ही सामने भी एक चेन बन रही है, बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये एंटी पैरेलल फॉर्म में बन रही है। पहले मैंने बनाया थाइमिन के साथ एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड कनेक्टेड है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। गॉट इट? सो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की जो चेन है वो बनती कैसे है। सो डीएनए की चेन कुछ इस तरीके से बनती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम बात करेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डीएनए में अगर हम कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, सो डीएनए में हमें बहुत सारे ऐसे हेलिक्स मिलते हैं, बिकॉज डीएनए इज एन हेलिकल स्ट्रक्चर। सो डीएनए में हमें हेलिक्स मिलते हैं, जैसे कि यहां से लेके यहां तक का एक हेलिक्स है, देन यहां से लेके यहां तक का एक हेलिक्स है, देन हियर इज इन दिस वन, यहां तक। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का एक हेलिक्स है, यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीटली, और इस तरीके से बहुत सारे हेलिक्स से पूरा डीएनए बनता है। पर आप एक बात जानते हो कि डीएनए में चेन की एक साइड जो है वो 5 प्राइम से नाम से जानी जाती है, तो एट एंड ऑफ द चेन 3 प्राइम के नाम से जानी जाती है। सो अब जरा यहां पे जरा फोकस कीजिए बच्चा कि अगर चेन यहां से शुरू हो रही है तो हम इस चेन को क्यों यहां पे इसको 5 प्राइम कहते हैं? सो इसके पीछे रीजन है। रीजन यह है बेटा, अगर आप इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे, जरा ध्यान से देखोगे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड वाले को जो चेन की शुरुआत कर रहा है, सो इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो 5th कार्बन है पेंटोस शुगर का आप जानते हो कि ये 4th कार्बन था। सो ये जो 5th कार्बन है पेंटोस शुगर का, इस 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, और फॉस्फेट जो है वो ऊपर की तरफ है, सबसे पहले यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5th कार्बन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है जो फॉस्फेट के साथ अटैच है, तो 5th कार्बन के साथ C5 के साथ फॉस्फेट अटैच होने की वजह से हम इसको 5 प्राइम कहते हैं। वहीं अगर ये चेन यहां पे आके कंप्लीट हो रही है, चलो मान लो कि एंड पार्ट है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलते हैं 3 प्राइम। क्यों भाई?
हम इसको 3 प्राइम क्यों कहते हैं? सो इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि जब आप इस एंड न्यूक्लियोटाइड को देखोगे, लास्ट न्यूक्लियोटाइड को देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड में ना फॉस्फेट ना एडिन नाइट्रोजन बेस आपको दिखने वाला है, पर आपको नीचे थर्ड कार्बन का OH रिप्रेजेंट होगा। सो अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन में सबसे पहले हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखता है। अगर हम लास्ट न्यूक्लियोटाइड देखें तो सबसे पहले हमें लास्ट में OH रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको 3 प्राइम कहते हैं और इसको 5 प्राइम कहते हैं। गॉट इट? सो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का। चलिए अब जरा बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डीएनए में बहुत सारे ऐसे हेलिक्स होते हैं। अगर मैं डीएनए की एक हेलिक्स की बात करूं, सिंगल हेलिक्स की, सो कह सकते हैं वन हेलिक्स, एक सिंगल हेलिक्स में हमें यहां पे 10 नाइट्रोजन बेस देखने वाले हैं। दैट मींस के 10 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। टोटल कितने दिखाई देंगे बेटा? 10। जैसे कि यहां से लेके यहां तक अगर एक हेलिक्स है तो उस हेलिक्स में मुझे 10 न्यूक्लियोटाइड्स देखने मिलने वाले हैं। मैं हमारे डीएनए की बात कर रहा हूं। हमारा डीएनए किस टाइप का? देखिए बेटा डीएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे बॉडी में बी डीएनए होता है। हमारे बॉडी में बी डीएनए, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं बेटा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। बट हमारी बॉडी में बी डीएनए यहां पे रिप्रेजेंट है, एक ऐसा डीएनए जिसके एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड अरेंज है। यहां पे 10, यहां पे 10, दैट मींस 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। और अब बात ये जरा समझने की कोशिश करो बेटा, अगर यहां पे 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है तो ये सिंगल हेलिक्स, ये सिंगल हेलिक्स की यहां पे लेंथ कितनी है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिंगल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स की हम यहां पे लेंथ कह सकते हैं, ये जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। बहुत सारी बुक्स में, जैसे कि कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स में, एमस्ट्रॉन्ग्स में भी दिया है, बट मैं चाहूंगा कि आप नैनोमीटर में इन चीज को स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो एक न्यूक्लियोटाइड का लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है और हर एक हेलिक्स में टोटली 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है। सो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, अगर एक सिंगल हेलिक्स का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है, सो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। कितना मिलेगा बेटा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। सो आप एक बात तो चीज समझ गए, वन हेलिक्स possesses 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, इसकी लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। हर एक नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। लास्ट हम यहां पे एक चीज को देखना चाहेंगे कि ये दोनों चेन जो यहां पे बॉन्डेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये चेन के बीच का डिस्टेंस कितना है? सो हम यहां पे कह सकते हैं इट्स 2 नैनोमीटर। कितना मिलेगा बेटा? 2 नैनोमीटर। सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनता कैसा है, डीएनए कौन से कंपोनेंट से बना है और किस तरीके से डीएनए हमें दिखाई देता है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है और आपको जानकारी लेनी है, सो एज अर्ली एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा एंड लाइक करें, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डेप्थ में, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। 1 2 3 4